हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का 4th चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले हम देख चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसे हम इंश्योर करेंगे इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, फूड इज एन असेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग, यानी कि जैसे एयर हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, यानी कि अगर हमें सांस लेनी है तो हमें हवा की ज़रूरत है, वैसे ही अगर हमें लिविंग जीवित रहना, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है, जीवित रहना है, लिविंग एज ए लिविंग बीइंग रहना है, तो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड सिक्योरिटी मीन्स, यानी कि फूड सिक्योरिटी में हम इंक्लूड करते हैं अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। यानी कि ये मेन 3 टर्म है या 3 डायमेंशन मान के चलते हैं जो फूड सिक्योरिटी में सबसे हम यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, जो हम मान के चलते हैं वो। तो सबसे फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, सेकंड है असेसिबिलिटी और थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। Food security means something more than getting two square meal. Availability, accessibility and affordability come under this। यानी कि फूड सिक्योरिटी में हम इंक्लूड करते हैं कि जो हमें 2 टाइम का जो खाना होता है, दोनों टाइम का जो, यानी कि हम इतना फूड हम अरेंज कर पाए जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से ईजिली सस्टेन कर सके। और फूड सिक्योरिटी में हम इंक्लूड करते हैं अवेलेबिलिटी, accessibility और अफोर्डेबिलिटी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे 3 डायमेंशन है, उसमें फर्स्ट डायमेंशन है हमारे लिए अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। यानी कि जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि हमें क्या है कि फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए फूड सिक्योरिटी में। यानी कि अगर हमारी किसी भी कोई भी कंट्री है, अगर हमें उसमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो मेन डायमेंशन है वो है अवेलेबिलिटी। यानी कि जो फूड है, जितना भी उस कंट्री के पीपल को जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट है, उतना फूड तो हमारे पास होना ही चाहिए, चाहे वो कंट्री का हो या हमने इम्पोर्ट किया हो या जो गवर्नमेंट है उसने पहले से स्टॉक करके रखा हो, कोई भी हो। लेकिन अवेलेबिलिटी यानी कि ज़रूरत है तो हमें जो फूड है उसको अवेलेबल कराना होगा। तो ये फर्स्ट डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी का। सेकंड है हमारे पास असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मीन फूड इन विद इन रीच ऑफ एवरीवन, यानी कि असेसिबिलिटी। अब ये नहीं है कि चलो सबसे फर्स्ट हमने मान लिया कि अवेलेबिलिटी को हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास इतना फूड अवेलेबल है कि हम अपनी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को आराम ईजिली जो फूड की उनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन असेसिबिलिटी में ये है कि ठीक है अवेलेबल है, लेकिन असेसेबल भी होना ज़रूरी है। मतलब उनके जो पर्सन है, कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सब तक वो फूड पहुंचना भी चाहिए। असेसिबिलिटी उनको यानी कि वो कैसे उस तक पहुंचेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम इंडिया ही लेके चलते हैं अपनी कंट्री का एग्जांपल, कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी है। कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे यानी कि जो सोइल है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड जो प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो वहाँ पे भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है फूड की। तो असेसिबिलिटी मतलब जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उस फूड को पहुँचाना, वहाँ तक उसको जो ट्रांसपोर्ट है उसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, तो वो आएगा हमारा असेसिबिलिटी में। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड डायमेंशन है अफोर्डेबिलिटी। Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient safe और nutrition food। यानी कि अफोर्डेबिलिटी में ये है कि चलो ठीक है अवेलेबल है कंट्री में फूड, असेसेबल भी है, वो हमारे तक पहुंच भी रहा है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी में मत ये आता है कि जो फूड हमारे पास है, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उस फूड को हमारे पास खुद की
रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसको खरीदने के लिए इनफ मनी भी होना ज़रूरी है। यानी कि अब ये नहीं है कि जैसे मान लो कि कोई पुअर पर्सन है, मार्केट में है कि 100 रुपये केजी कोई यानी कि कोई फूड मिल रहा है, लेकिन जो पुअर पर्सन है उनके पास तो ओनली 50 रुपीज़ है उनकी इनकम। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का भी एक मेन प्रॉब्लम आती है। तो अफोर्डेबिलिटी मतलब ये नहीं है कि ठीक है हमने अवेलेबल करा दिया, असेसेबल करा दिया, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई है कि जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, पुअर पीपल है, वो उसको बाय ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल यानी कि उसका प्राइस जो है वो इतना प्राइस होना चाहिए कि जो पुअर पीपल है, जो कंट्री का सबसे पुअर पीपल है, वो भी उसको आराम से बाय कर सके, ईज़िली उसको यूज़ करने के लिए वहाँ से बाय कर सके। तो मेन 3, अगर ये तीनों डायमेंशन जो है हमारे, अगर ये तीनों डायमेंशन हमारे फुलफिल होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबल कराना चाहिए, वो हमारी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करे, बाहर से इंपोर्ट करे, या जो स्टॉक कर रखा है उसको यूज़ करे, तो अवेलेबल। असेसेबल यानी कि जो हमारे पास जितना भी फूड है उसको हमें यानी कि डिवाइड करना, अलग अलग मार्केट में सेंड करना, ट्रांसपोर्ट करना उसका, तो जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना। अफोर्डेबिलिटी मतलब जो हमारा प्राइस होगा, यानी कि उसको बाय करने का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा हाई नहीं रखना, जिससे जो पुअर पर्सन है वो उसको बाय ना कर सके। तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो ये हमारा फूड सिक्योरिटी में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे किसी भी कंट्री में। तो सबसे फर्स्ट है इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, यानी कि जितने भी पर्सन है सबके लिए जो फूड है वो, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड टू एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, यानी कि जो भी उनकी जितना भी वो फूड वहाँ से बाय करना चाहते हैं तो उनके पास वो क्वांटिटी एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। सभी पर्सन उसको, जो हमने बोला था ना कि उसमें जो हमारा थर्ड डायमेंशन था अफोर्डेबिलिटी, वो इसमें इंक्लूड होता है। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सबको जो है इक्वली वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, क्यों ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की? फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबसे फर्स्ट यानी कि फूड सिक्योरिटी, क्योंकि रिच पर्सन है उनका अरेंजमेंट आराम से होता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमारी पुअर जो सोसाइटी है वो फेस करती है। तो उनके लिए हमें फूड सिक्योरिटी पहले से फूड को सिक्योर करना ज़रूरी है, ताकि अगर इन फ्यूचर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फुलफ़िल कर सकें। नेचुरल डिजास्टर और क्लेमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड और सुनामी, यानी कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें अगर किसी को कोई वहाँ पे कोई कुछ, अगर किसी का नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम फुलफिल कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रोट, यानी कि अगर मान लो जो सूखा पड़ता है, ड्रोट मतलब सूखा, जब सूखा पड़ता है तो उसकी वजह से जो ज़्यादातर क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे फिर फूड रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर सकें, और वो हम तभी कर सकते हैं जब पहले से हम फूड सिक्योरिटी बना के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है हाउ ड्रोट इफेक्ट फूड सिक्योरिटी, यानी कि अगर ड्रोट की कंडीशन आती है, सूखा आता है, तो वो कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट हमें प्रोसेस में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है ड्रोट टेक प्लेस, यानी कि सबसे पहले जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ड्रोट हम सोचते हैं, सॉरी होता है वहाँ पे कि यहाँ पे ड्रोट की जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि वहाँ पे जो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे कि अब की बार ड्रोट की जो सिचुएशन है वो बनी है, तो जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की उसके ऊपर डिपेंड होगा। शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्ट एरिया, यानी कि जहाँ पे फिर हम ये उसके बाद डिसाइड करेंगे, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है
तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी कंट्री में एक बार ही ड्रोट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर जो एरिया होता है वहाँ पे ये कंडीशन सिचुएशन आती है, तो उसकी वजह से जैसे मान लो कि हमने पूरा एरिया में सबसे पहले देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन क्या थी, फिर उसमें से जो कमी आई है, जो जहाँ पे डिक्रीज हुआ है उस एरिया को हम देखेंगे, और उस एरिया में जो शॉर्टेज हुई है फूड की उसमें मानेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ड्रोट की वजह से। फिर जो प्राइसेज है वो हाई हो जाते हैं, टोटल प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी फूड की, बहुत फूड जो होगा वो कम होगा लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड इनसिक्योर, यानी कि फिर क्या होता है कि जैसे ही प्राइस हाई हो जाते हैं तो कुछ पीपल यानी कि जो पुअर पर्सन होते हैं हमारी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पे जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते जो फूड है उसको बाय करने के लिए, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो एरिया होता है या कंट्री होती है उसमें आ जाती है फूड इनसिक्योरिटी। तो ड्रोट है ये ऐसे इफेक्ट करता है फूड सिक्योरिटी को। नेक्स्ट इसमें एक मेन टॉपिक आता है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीनिंग होता है हिंदी में भुखमरी, यानी कि जब जो भुखमरी की सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्वेशन। इफ सच कैलेमिटी हैपन इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और द स्ट्रेस्ड ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड इट मे कॉजेज ए सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, यानी कि जो तो कैलेमिटी की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो एरिया है उसकी वहाँ पे कोई भी नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से वहाँ पे जो भी फूड क्रॉप्स होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। या कई बार जो होता है यानी कि जो कैलेमिटी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, जैसे अगर कहीं कोई पर्टिकुलर जैसे बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक भी हो जाती है, उसका टाइम जो पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग भी हो जाता है, जिसकी वजह से रीज़न ये होता है कि वहाँ पे स्टार्वेशन यानी कि जो भूखमरी की जो सिचुएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें यही है कि अगर मान लो एक एरिया है और इस एरिया में पर्टिकुलर फूड यहाँ पे फूड क्रॉप ग्रो ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ड्रोट की वजह से या फ्लड की वजह से, कोई भी रीजन हम मान के चल सकते हैं, और पर्टिकुलर यानी कि 4-5 सालों से ऐसी कंडीशन जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो वहाँ पे फिर टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फूड जो है वो जो फूड प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टार्वेशन या जो स्टोर फूड है वो भी कब तक यूज़ करेंगे, लिमिटेड होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टार्वेशन जो भूखमरी की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करनी पड़ती है लोगों को। नेक्स्ट है फेमाइन। ए मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब जो अकाल हम बोलते हैं, हिंदी में अकाल बोलते हैं फेमाइन को। मैसिव स्टार्वेशन यानी कि जो स्टार्वेशन की जो सिचुएशन होती है वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, काफ़ी यानी कि बहुत लंबा टाइम की वजह से जो स्टार्वेशन है वो काफ़ी लंबे एरिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से चल रहा है, तो उसकी वजह से वो फिर टर्न हो जाती है एक फेमाइन में। ए फेमाइन इज करेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ एंड एपिडेमिक्स, यानी कि जो फेमाइन है उसको हम करेक्टरिस्टिक्स उसमें हम इंक्लूड करते हैं वाइड स्प्रेड डेथ, यानी कि लोग इतना या फूड इतना भी नहीं मिल पाता लोगों को कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके, कंटिन्यू कर सके, उसकी वजह से जो डेथ है वहाँ पे लोगों की डेथ होनी जो वो स्टार्ट हो जाती है भुखमरी की वजह से, तो उसको हम फेमाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट है एपिडेमिक, यानी कि जिस एपिडेमिक को हम बोलते हैं जैसे महामारी हो जाती है, जैसे बहुत लंबे टाइम की वजह से और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो एपिडेमिक की सिचुएशन भी वहाँ पे बन जाती है फेमाइन की वजह से। नेक्स्ट है फेमाइन एंड स्टार्वेशन डेथ इन इंडिया, यानी कि एक डाटा दे रखा है हमें कि इंडिया में जब फेमाइन और स्टार्वेशन हुआ था तो उसकी वजह से सबसे फर्स्ट इसमें दे रखा है कि बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, जिसकी वजह से 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन पर्सन जो है वो किल्ड हो फेमाइन की वजह से किल हुए थे। उसके बाद बिहार फेमाइन आया 1966 टू 1967, 2353 डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन रिपोर्टेड, यानी कि ये टाइम पीरियड दे रखा है, उसमें डेथ के बारे में बता रखा है कि ये जो नेगेटिव इफेक्ट था वो हुआ था। स्टार्वेशन डेथ हैव बीन
हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, यानी कि जो स्टारवेशन डेथ है वो हमेशा देखने को मिल जाती है। जैसे जो हमारा एरिया है इंडिया में, कालाहांडी और खासीपुर इन उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसमें एरिया दे रखा है, राजस्थान का और झारखंड का। ये वो एरिया दे रखे हैं जहाँ पे लगभग यानी कि कंटिन्यू वहाँ पे स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है वो पीपल जो है फेस करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे डेथ भी होती है लोगों की। नेक्स्ट है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट दे रखा है द रोस्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है, जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते और बहुत ही पुअर पर्सन है, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिशन, जो ट्रेडिशनल आर्टिशन होते हैं, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है और मॉडर्नाइजेशन है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट है उनकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, यानी कि जो बहुत छोटे वर्क, जो खुद अपने कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से वर्क कर रहे हैं, वो वर्कर जो उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेन यही है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनकी कोई इनकम नहीं होगी, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, वो जो अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उनके पास जितनी मनी होनी चाहिए वो नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, जिसकी वजह से वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी फेस करेंगे। और जो इसमें लेबरर दे रखे हैं, या जो अर्बन एरिया में थर्ड पेड ऑक्यूपेशनल, तो ये मेन हमें कैटेगरी दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी या सेक्शन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी जो है फेस करते हैं इंडिया में। यहाँ पे कुछ और सेक्शंस दे रखे हैं, ग्रुप दे रखे हैं जो फूड इनसिक्योर ग्रुप है। जैसे इसमें होमलेस बेगर्स और इंक्लूड है फैमिलीज एम्प्लॉय इन इल पेड ऑक्यूपेशन, कैजुअल लेबरर्स, माइग्रेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये वो ग्रुप है जो फूड इनसिक्योरेंस है जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। स्टेट के बारे में दे रखा है, कौन कौन से स्टेट है वो फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये स्टेट दे रखे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी या जो मेन एक पॉइंट है हंगर, तो उससे रिलेटेड हमें 2 एस्पेक्ट दे रखे हैं फूड इनसिक्योरिटी में। तो सबसे फर्स्ट दे रखा है हमें क्रोनिक हंगर। तो क्रोनिक हंगर मतलब इनएडिक्वेट डाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें जो क्रोनिक हंगर होता है उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, जो पुअर पर्सन होता है, उसके पास उसकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक जो फुल न्यूट्रिशंस या जो एक क्वालिटी बेस्ड जो फूड होता है वो अफोर्ड कर सके। तो जो क्रोनिक हंगर है उसमें क्या होता है कि हमेशा जो पर्सन होता है या कोई भी पर्टिकुलर फैमिली होती है वो हमेशा जो लो क्वालिटी का जो फूड होता है उसकी वजह से वो ही यूज़ करती है और उसकी वजह से अपनी लाइफ को सस्टेन करती है। तो वो होती है हमारे पास क्रोनिक हंगर। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर, यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं वो हमेशा ही, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उसके रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इनकम भी बहुत कम होती है, जिससे वो जो हेल्दी फूड है वो नहीं अफोर्ड कर पाते और उसको हम बोलते हैं क्रोनिक हंगर। सेकंड है हमारे पास सीजनल हंगर। तो सीजनल हंगर में हम इंक्लूड करते हैं ड्यू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, रूरल रीजन एंड अर्बन एरिया, कैजुअल लेबर, यानी कि जो सीजनल हंगर होती है इसमें क्या होता है कि
जो पूरा टाइम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक टाइम तो ऐसा होता है कि जो पर्सन होते हैं उसके पास एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज भी होते हैं, काफ़ी उसकी इनकम भी होती है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है और नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसके पास ना तो एम्प्लॉयमेंट होता है ना उसकी इनकम होती है बिल्कुल भी। तो इसको हम बोलते हैं सीजनल हंगर, यानी कि जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब उसके पास इनकम काफ़ी होगी तो उस टाइम वो जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट है वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जिस टाइम उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा सीजन के अकॉर्डिंग, जो एम्प्लॉयमेंट है जैसे एग्रीकल्चर में होते हैं या जो कैजुअल लेबरर होते हैं, लेबर्स होती हैं उनके उनसे रिलेटेड, तो उनको बाई सीजन जो है वर्क मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसकी वजह से सीजनल हंगर की जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर, यानी कि कोई पर्सन ईयर में कुछ मंथ तो वर्क करता है, उसकी इनकम होती है, तो उस टाइम तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है फूड रिक्वायरमेंट उसको बिल्कुल अच्छे से इजीली उसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन विदाउट एम्प्लॉयमेंट, विदाउट इनकम वो कहाँ से अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल हंगर। नेक्स्ट है इंडियाज़ अटेम्प्ट एट अटेनिंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी को कैसे कैसे अटेन कर सकता है, कैसे जो फूड सिक्योरिटी है उसको ला सकता है। तो इसमें दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो हम उस टाइम सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर गया था, कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं। वो भी जो हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं, HYV सीड्स होते हैं, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसको हम यूज़ करके कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने उसको इंक्लूड किया था। तो जो हाईएस्ट ग्रोथ रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वो हुई थी पंजाब और हरियाणा में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, और जो सबसे कम ग्रोथ हुई थी वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये एरिया दे रखे हैं जहाँ पे इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी को कम करने के लिए कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो किया था, और उसमें जो हाईएस्ट ग्रोथ और लोवेस्ट ग्रोथ आई थी उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रखा है कि कहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ होती है फूड ग्रेन की, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे सबसे कम फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फूड इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसमें सबसे जो अभी तक हमने देखा फूड सिक्योरिटी के बारे में, अब हमने देखना है कि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में। तो इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, बफर स्टॉक को और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। बफर स्टॉक जो रखती है वो रखती है हमारी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो बफर स्टॉक बनाती है वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट की ब्रांच FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बफर स्टॉक से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि PDS सिस्टम क्या होता है, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने देखा होगा कि काफ़ी हर विलेज में राशनिंग की जो शॉप होती है, जहाँ से गवर्नमेंट प्राइस पे, हम गवर्नमेंट वैल्यू पे वहाँ पे जो राशन है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं वहाँ से। तो वो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो पर्सन जो एक पर्टिकुलर जो रेंज होती है उससे नीचे आते हैं, उससे बिलो में आते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको फूड प्रोवाइड करती है, वो भी गवर्नमेंट वैल्यू पे। तो उसको हम बोलते हैं PDS सिस्टम। तो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक जो होते हैं वो FCI रखती है और इंडियन गवर्नमेंट की ब्रांच है। बफर स्टॉक क्या होते हैं, द गवर्नमेंट बाय एसेस स्टॉक फॉर ऑफ फूड ग्रेन एंड स्टोर इट। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब प्रोडक्शन, जैसे अभी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही जो फूड ग्रेन है वो मंडीज़ में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से गवर्नमेंट जो है उसको बाय कर लेती है, वो भी असेस क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन को बाय कर लेती है और उसको स्टॉक कर लेती है स्टोर में, so that it can be used during natural calamities
व्हेन द ग्रेन प्रोडक्शन इज़ लो, यानी कि जो वो जितना भी फूड जो है स्टोर किया है तो उस स्टोर्ड फूड का यूज़, फूड ग्रेन का यूज़ वो उस टाइम करेगी जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, तो उस टाइम वो उस फूड को, उस स्टोर्ड फूड ग्रेन को यूज़ करेगी। तो उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक रखने का जो काम होता है, बफर स्टॉक से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो करती है हमारी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम क्या होती है बफर स्टॉक से? बफर स्टॉक जो स्कीम बनाई हुई है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें है, फर्स्ट है हमारे पास पेरिसेबल आइटम कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो पेरिसेबल, जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जो फूड ग्रेन, जो आइटम जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पेरिसेबल आइटम उनको हम बोलते हैं। जो पेरिसेबल आइटम होते हैं उनको हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर नहीं कर सकते, एंड कैन देयरफॉर बाय इमीडिएटली रूल्ड आउट ऑफ बफर स्टॉक स्कीम, यानी कि फिर इसकी वजह से हमने उसको जो पेरिशेबल जो आइटम है उनको बफर स्टॉक जो स्कीम है उससे बाहर रखा है। कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सेस सप्लाई कैन कॉजेज ए बफर स्टॉक स्कीम टू रन आउट ऑफ कैश। कई बार क्या होता है कि हम जो कॉस्ट ऑफ बाइंग होती है, एक्सेस सप्लाई, यानी कि हम कई बार इतना ज़्यादा बाय कर लेते हैं वो यूज़ भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा कैश है, जितना भी कैश होता है तो वो सब हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक बोल सकते हैं लिमिटेशन है। और इसमें एक और इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई वेयर हाउस में हमने स्टोर किया है तो वहाँ पे कोई काफ़ी ऐसे, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस टाइम भी जो फूड है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये लॉस भी हम ऐड कर सकते हैं बफर स्टॉक स्कीम में। तो ये था हमारे पास बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में इसी में एक मेन हमारे पास आता है मिनिमम स्पॉट प्राइस और इशू प्राइस। तो दो प्राइस हमारे पास आते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस और इशू प्राइस। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस जो होता है, स्पॉट प्राइस जो होता है, सपोर्ट, The minimum support price scheme is a scheme of the government of India to safeguard the interest of the farmer, यानी कि जो MSP जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, और जो सेफ गार्ड, यानी कि एज ए सेफ गार्ड है किसके लिए? फार्मर्स के लिए। अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एश्योर्स the farmers that their agriculture produce will be purchased at a MSP, thereby preventing इट डिस्ट्रेस सेल, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पहले ही डिसाइड कर देती है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके जो प्राइस होते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है वो पहले ही डिसाइड कर देती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जब भी हार्वेस्टिंग होगी तब भी, जब भी फूड ग्रेन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करेगी तो उसके लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा, सपोर्ट प्राइस उनके लिए डिसाइड है। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट एज द नोडल एजेंसी ऑफ द GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ FCI द MSP स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट एजेंसी, यानी कि हर स्टेट में जो MSP स्कीम है वो अलग अलग होती है और वो डिसाइड करती है FCI की कहाँ पे क्या सिस्टम है वो फॉलो होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फार्मर्स को सेफगार्ड जो है प्रोवाइड करती है और पहले ही डिसाइड कर देती है कि वो इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन फ्यूचर इस MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर परचेज करेगी। एक होता है हमारे पास इशू प्राइस। इशू प्राइस द फूड ग्रेन procured and stored by the government are distributed in food deficit area and among the poorer strata of society at a price lower than the market price. दिस प्राइस इज नोन एज इशू प्राइस, यानी कि जो फूड ग्रेन जब भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो फूड प्रोवाइड कराती है तो उस टाइम क्या करती है गवर्नमेंट, जो एक तो मार्केट वैल्यू होती है और एक
सो इश्यू प्राइस वो होता है जब गवर्नमेंट बफर स्टॉक रखती है। तो बफर स्टॉक, गवर्नमेंट बफर स्टॉक इसलिए रखती है कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो कंट्री के पीपल को जो फूड है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जहाँ पे डेफिसिट एरिया, जहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई है या जो पुअर एरिया है सोसाइटी का, वहाँ पे लोअर प्राइस पे, मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे फूड प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। और उसी जो लोअर प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। तो इसमें हमने दो, एक तो होता है हमारा मार्केट प्राइस, सेकंड होता है हमारा इशू प्राइस। अगर गवर्नमेंट को ये लगा है कि पर्टिकुलर एरिया पे जो डेफिसिट है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो नहीं हो पाया है अच्छे से, या जो पुअर सोसाइटी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उनको फूड, और वो भी गवर्नमेंट प्राइस पे, और उसी गवर्नमेंट प्राइस को हम बोलते हैं इशू प्राइस। और जो गवर्नमेंट प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से, जो मार्केट में प्राइस होता है किसी पर्टिकुलर फूड ग्रेन का, उससे बहुत कम होता है, तो वो होता है हमारे पास इशू प्राइस। तो हमने इसमें देखा बफर स्टॉक के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में। अभी हम अपनी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। आई होप आपको जितना कराया उतना समझ आया होगा। थैंक यू।